नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। चोल साम्राज्य के इतिहास में आज हम राजेंद्र चोल प्रथम के बाद का इतिहास देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इनके बाद यह साम्राज्य चला और हमको यह भी देखना होगा कि कैसे इतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य जिसको विजयालय ने स्थापित किया था, वह साम्राज्य कैसे समाप्त हो गया या वह साम्राज्य कैसे विघटित हो गया, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र प्रथम के बाद चोल साम्राज्य में हो रहे प्रमुख परिवर्तनों के विषय में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजेंद्र चोल के बाद जितने भी महान शासक आए चोल साम्राज्य में, चाहे वह राजाधिराज चोल हो, राजेंद्र चोल द्वितीय हो, वीर राजेंद्र हो और कुंतोलक चोल जैसे राजा हों, जिन्होंने सैन्य अभियान बहुत बड़े बड़े किए और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मंदिर निर्माण की व्यवस्था थी, उस व्यवस्थाओं में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इसी के साथ जो पश्चिमी चालुक्य वंश है, उनसे इनका भीषण संग्राम भी होता है। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में भी यह अपने समुद्री अभियानों को अंजाम देते हैं, व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। एक शक्तिशाली साम्राज्य होने के बावजूद कैसे यह साम्राज्य समाप्त हो जाता है, वह सब कुछ हम देखने का प्रयास करेंगे। हमने इनका क्षेत्र देखा था कि कितने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। हमने इनके राजाओं का क्रम भी देखा और हमने देखा था राजेंद्र प्रथम तक। आज हम इसी के बाद देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले राजाधिराज को, जो कि राजेंद्र प्रथम के बाद राजा बनते हैं। 1044 से 1052 ईस्वी तक इनका शासनकाल हमें मिलता है। जब राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद राजाधिराज ही राजा बनते हैं, जो कि राजेंद्र प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाए जाने की जो परंपरा है चोल साम्राज्य में, वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमको दिखती है। राजाधिराज ने अपने विरुद्ध बने एक बड़े संघ को समाप्त किया। हो क्या रहा था कि जो चेर साम्राज्य है, पांड्य साम्राज्य है और जो श्रीलंका का क्षेत्र है या जो सिंघल देश है, यह आपस में मिल गए थे चोल साम्राज्य के विरुद्ध। तो उस संघ को इस राजाधिराज ने तोड़ दिया था। इन्होंने कल्याणी पर भी अधिकार किया, जहां पर चालुक्य वंश का शासन था। तो कल्याणी पर अधिकार किया और कल्याणी नगर में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके कारण इन्हें उपाधि मिली विजय राजेंद्र की। तो राजाधिराज या विजय राजेंद्र, जब भी यह शब्द इस्तेमाल हो तो दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इनका युद्ध चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ होता है और इस युद्ध को कहा जाता है कोप्पम का युद्ध। इस युद्ध में राजाधिराज अंततः मारा जाता है। फिर आते हैं राजेंद्र द्वितीय। 1052 से 1064 ईस्वी तक यह शासन को संभालते हैं। इतिहास की पुस्तकों में यह प्रकेशरी के नाम से विख्यात है। जब युद्ध हो रहा था कोप्पल का, उस युद्ध में राजाधिराज की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसी युद्ध में इसने फिर नेतृत्व संभाला युद्ध के मैदान में ही, और जो चालुक्य वंश से युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को इसने जीत लिया और सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर दिया। इसके शासनकाल में हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य में अकाल भी पड़ता है। 1055 ईस्वी में यह प्रश्न पूछा गया है कि किस चोल शासक के शासनकाल में अकाल पड़ा था। इसने तमिल और श्रीलंका के बहुत सारे क्षेत्रों में चोल साम्राज्य की जो पकड़ थी, उस पकड़ को और मजबूत बनाया। इसके बाद राजा बनेंगे वीर राजेंद्र। 1064 से 1070 तक यह शासन को संभालेंगे। इन्हीं के समय काल में जो सोमेश्वर ने आमंत्रण दिया था युद्ध का, और वह युद्ध के मैदान में आया नहीं था, तो युद्ध कौन सा था? कूडल मंगलम का युद्ध। और इसी युद्ध में चोल साम्राज्य को सोमेश्वर ने बुलाया था, लेकिन सोमेश्वर बीमार पड़ा हुआ था, जिसके कारण वह युद्ध के मैदान में नहीं आता है और चोल वंश या हम कहे वीर राजेंद्र इस युद्ध को जीत जाते हैं। और बाद में सोमेश्वर आत्महत्या कर लेता है तुंगभद्रा नदी में डूबकर, क्योंकि उसको बहुत आत्मग्लानि होती है। पहले भी लगातार युद्धों में चोल साम्राज्य इसे पराजित कर रहे होते हैं और जिस युद्ध के लिए इसने खुद ललकारा था, उस युद्ध में भी यह खुद नहीं जाता है, उसके बाद भी युद्ध हार जाता है। तो उन सब कारणों से यह आत्महत्या कर लेता है। जो यह घटना घटी, उसी घटना के उपलक्ष्य में वीर राजेंद्र ने जो तुंगभद्रा नदी तट था, उसके निकट एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई और जो चालुक्यों की राजधानी थी कल्याणी, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वीर राजेंद्र को राज केसरी की उपाधि दी जाती है। इन्होंने न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर जो चीन का क्षेत्र है, वहां पर जो तांग वंश था, उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और यह संबंध मुख्यतः व्यापारिक लाभ के लिए
किया जा रहा था, या हम कहें व्यापारिक विस्तार के लिए किया जा रहा था। फिर बनते हैं राजा कुलोत्तुंग प्रथम। 1070 से 1120 तक यह शासन को चलाते हैं। यह राजेंद्र चोल के नाती हैं और जो पूर्वी चालुक्य वंश है उसके राजकुमार है। अब नाती का मतलब जो पुत्री है उसका पुत्र है। यह इसका राजेंद्र चोल की जो पुत्री है उसी का यह पुत्र है। तो पूर्वी चालुक्य वंश जो है उसका यह राजकुमार था। हमने विवाह संबंध देखे थे कि विवाह संबंध बाद में स्थापित होते हैं चोल साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य के मध्य। यह अब बागडोर संभालेगा चोल साम्राज्य की। इससे जिस शाखा की स्थापना हुई उसे कहते हैं चोल चालुक्य संयुक्त शाखा। हालांकि जो पश्चिमी शाखा है या जो गुजरात के चालुक्य थे उन्होंने इसका विरोध किया। और राजा कौन था? विक्रमादित्य छठा। वह नहीं चाहता था कि चालुक्य वंश का कोई व्यक्ति चोल साम्राज्य की जाकर बागडोर संभाले, लेकिन वैवाहिक संबंध थे और चोल साम्राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था, जिस कारण से पूर्वी चालुक्य वंश की इस शाखा ने चोल साम्राज्य का नेतृत्व संभाला। इसका विरोध कर रहा था विक्रमादित्य छठा, लेकिन युद्ध में उसको पराजित होना पड़ा और अंततः राजा कुंतोलक प्रथम ही बन जाते हैं। इन्हीं के समय जो श्रीलंका का क्षेत्र है वहां का राजा था विजय बाहु। उस विजय बाहु ने स्वतंत्रता घोषित कर दी। अब आप धीरे धीरे देखेंगे जो चोल साम्राज्य है वह कमजोर होने लगेगा और कमजोर होने के साथ जो सामंत हैं या जो अन्य शक्तियां हैं वह ज्यादा ताकतवर होने लगेंगी, अपनी स्वतंत्रता को वह घोषित करने लगेंगी। कुंतोलक ने एक प्रयास किया और अपनी पुत्री का विवाह किया श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पे रूमाल से, और जिसके कारण जो संबंध कमजोर पड़ा, मतलब श्रीलंका के राजा ने जो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी वह अलग होना चाह रहा था चोल साम्राज्य से, उसको अब वैवाहिक संबंध के माध्यम से जोड़ा गया। इसने भी भूमि का सर्वेक्षण करवाया। तो दो व्यक्ति है जो भूमि का सर्वेक्षण करवाते हैं चोल साम्राज्य में। पहला राजराज प्रथम और दूसरा कुलोत्तुंग प्रथम। व्यापार की प्रगति के लिए इसने चुंगियों को हटाया, तटकरों को समाप्त किया। इसी कारण इसको सुडम्मत्त वृत्त चोल कहा जाता है या करों को हटाने वाला कहा जाता है। इसके सिक्कों पर कुछ उपाधियां इनकी हमें मिलती हैं, जैसे कटैकोंड चोलन, मलनेडु कोंड चोलन। तो उपाधियां इनके सिक्कों पर हमें दिखती हैं। चीनी ऐतिहासिक स्रोत यह बताते हैं कि 1077 ईस्वी में लगभग 72 व्यक्तियों का एक व्यापारिक मंडल आया था चीन के क्षेत्र में, जिसे भेजा था किसने? कुलोत्तुंग प्रथम ने। शासन के अंतिम सालों में इनको कलिंग के विरुद्ध 2 बार युद्ध लड़ना पड़ा। कलिंग हमने देखा था कि अशोक के समय से ही बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो यह तटीय क्षेत्र था जिससे व्यापार आसानी से हो सकता था और यहाँ से हाथियों की बड़ी संख्या मिलती थी, जिसके कारण अशोक ने भी आक्रमण किया था। तो उस कलिंग पर नियंत्रण रखने के लिए इसको 2 बार युद्ध करना पड़ता है। इसके शासनकाल तक हम देखते हैं कि किसी तरह से जो मलय प्रायद्वीप है उनके साथ जो चोलों का व्यापारिक संबंध था वह किसी तरह से चलता रहता है। इसके बाद राजा बनता है विक्रम चोल। 1120 से 1135 ईस्वी तक यह शासन को संभालता है। विक्रम चोल ने चिदंबरम में नटराज शिव मंदिर का पुनरुद्धार करवाया और बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने दान भी दिया। लेकिन इनके साथ हमें एक समस्या भी दिखती है कि यह वैष्णव धर्म के विरोधी थे और शैव धर्म के समर्थक थे। ओवरऑल आप देखेंगे कि जो शैव धर्म का समर्थन है वह चोल वंश करेगा, लेकिन जो प्रारंभ के राजा हैं वह अन्य धर्मों को भी अपना समर्थन देंगे या कम से कम उनको नुकसान तो नहीं ही पहुंचाएंगे। लेकिन अब जो आपका विक्रम चोल है यह वैष्णव धर्म का विरोधी है और इसी कारण से जो गोविंदराज मंदिर की मूर्ति है उस मूर्ति को इसने समुद्र में फेंकवा दिया। इसके समय काल में अकाल आता है, बाढ़ आती है, लेकिन फिर भी यह अपनी जनता से, अपनी प्रजा से जबरन कर वसूल करता है और उससे इस चिदंबरम मंदिर को ही सजवाता है। मतलब मंदिरों के लिए यह बहुत सारे कर इकट्ठा करता है और वह कर कुछ हद तक वह जबरदस्ती भी इकट्ठा करता है। मतलब उसकी जनता जो है वह जब परेशान है अकाल से, बाढ़ से, उस समय भी वह नहीं मानता है। हम प्रारंभिक चोल राजाओं को देखेंगे या इनसे पहले के जो चोल राजा है जब उनके विषय में देखेंगे तो जब भी कुछ इस तरह की घटना होती थी जिससे आम जनता की आय कम होती है तो उस केस में वो लोग करों को माफ करते थे। लेकिन विक्रम चोल जबरन कर वसूल करेगा। विक्रम चोल को त्याग समुद्र व त्यागावतार की उपाधियां भी मिली हुई हैं। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि जो चोल साम्राज्य है वह कमजोर होता हुआ चला जाएगा। फिर राजा बनेंगे
कुलोत्तुंग चोल द्वितीय 1133 से 1150 ईस्वी तक इन्होंने किसी तरह से अपने क्षेत्र को संभाल कर रखा। जो पूर्वजों ने बनवाया था या जो पूर्वजों ने संभाला था उसको यह किसी तरह से मेंटेन कर पाते हैं। कला और साहित्य जो चोल साम्राज्य की एक बड़ी देन है, उसका विकास इनके काल में भी जारी रहता है। फिर राजा बनते हैं राजराज चोल द्वितीय 1146 से 1173 ईस्वी तक। इनके समय में तारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया और चोल साम्राज्य का जो पतन था अब बहुत तेज गति से होने लगेगा। फिर राजा बनेंगे कुलोत्तुंग तृतीय 1178 से 1218 तक। इनके समय तक हम देखते हैं कि जो होयसल साम्राज्य है, पांड्य साम्राज्य है, काकतीय वंश है, यह लोग ताकतवर हो जाते हैं और अब यह लगातार आक्रमण करेंगे चोल साम्राज्य पर। इसमें पांड्य वंश आप ध्यान रखिएगा वह ज्यादा शक्तिशाली होगा और वह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा चोल वंश को और अंततः जाके कारण बन जाएगा पूरे चोल साम्राज्य के विघटन का। कुलोत्तुंग तृतीय ने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे कहते हैं तिरुभुवनम का कंपहेश्वर मंदिर। फिर राजा बनेंगे राजराज चोल तृतीय 1216 से 1256 तक यह शासन को चलाएंगे। इनके समय हम देखते हैं कि जो साम्राज्य है वह बाहर से भी प्रताड़ित होता है या बाहर से भी उस पर आक्रमण किए जाते हैं और अंदर से भी बहुत सारे विद्रोह होते हैं जिससे यह चोल साम्राज्य विघटित होना शुरू हो जाता है। इसके बाद राजा मिलेंगे राजेंद्र चोल तृतीय 1246 तक 1279 ईस्वी तक। इनके समय हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य पर जो पांड्य है और जो होयसल है वह अधिकार कर लेते हैं और अंततः चोल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो यह चोलों के अंतिम राजा है जिनका वर्णन हमको मिलता है। हालांकि हम देखते हैं कि बाद के कुछ क्षेत्रों में भी चोल साम्राज्य बने रहते हैं। भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी कुछ क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में चोल साम्राज्य मिलते हैं, पर बड़ी किसी प्रशासनिक व्यवस्था को यह लीड नहीं करते हैं। राजेंद्र के बाद या राजेंद्र चोल तृतीय के बाद यह चोल साम्राज्य अपनी भूमिका को खो देता है और उनका स्थान ले लेता है पांड्य साम्राज्य और होयसल साम्राज्य। इसमें पांड्य सबसे मुख्य होगा जो कि चोल साम्राज्य के क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा अधिकार करेगा। हमने अभी पीछे देखा कुछ राजाओं के कालक्रम कि उन्होंने शासन कब किया है, उसमें हम ओवरलैप की सिचुएशन देखते हैं। जैसे हमने देखा विक्रम चोल को 1120 से 1135 तक, कुलोत्तुंग चोल द्वितीय को 1133 से 1150 तक, राजराज चोल द्वितीय को 1146 से 1173 तक। तो यहाँ देखिए आप 1135 तक ये शासन कर रहे हैं, लेकिन इनका शासनकाल 1133 से ही प्रारंभ हो जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 1133 से लेकर 35 तक दो व्यक्ति राजा हैं, एक विक्रम चोल, दूसरा कुलोत्तुंग चोल। इसी तरह से 1150 तक यह राजा हैं, लेकिन 1146 में ही राजराज चोल राजा बन जाते हैं। तो 1146 से लेकर 1150 तक दोनों व्यक्ति शासन करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि चोल साम्राज्य में एक परंपरा हमको मिलती है कि जो राजा है वह अपने शासन काल में ही भावी राजा की घोषणा कर देता था। और वह भावी राजा होता कौन था? युवराज, ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाए जाने की परंपरा हमने देखी कि वह परंपरा चोल साम्राज्य में हमको मिलती है। जो सबसे बड़ा बेटा है उसको राजा बनाया जाएगा। और वह कब किया जाता था? राजा जब अपने पद पर होता था उसी समय इस चीज को कर दिया जाता था। तो इसीलिए हमको यह ओवरलैप दिखता है। एक ही समय दो राजा शासन को संभालते हैं, एक भावी राजा और दूसरा जो पहले से शासन चला रहा है वह राजा। जो शक्ति का हस्तांतरण है, पावर ट्रांसफर का जो टाइम है, उस टाइम फ्रेम में एक राजा दूसरे राजा को शक्ति ट्रांसफर करेगा, पर वह शक्ति ट्रांसफर एकदम से नहीं होगी। कुछ समय तक दोनों संयुक्त रूप से शासन करेंगे और दोनों को ही राजा माना जाएगा। इसीलिए यह ओवरलैप हमको दिखता है। तो इस तरह हमने देखा कि चोल साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य था उदित हुआ, विजयालय ने जिसकी नींव रखी थी वह साम्राज्य किस प्रकार से विघटित हो गया। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल से कवर करेंगे चोल साम्राज्य से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं के विषय में और इनके विषय में जो सबसे फेमस चीज है स्थानीय प्रशासन या ग्राम प्रशासन, उसको भी हम डिटेल से कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।